हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। आज के हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे पीएचपी की बेसिक स्क्रिप्टिंग के बारे में, और उसके बाद में हम कुछ एक प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके देखेंगे जो कि हमारे पीएचपी से रिलेटेड बेसिक प्रैक्टिकल है, इनको हम रन करके देखेंगे। तो आज के हमारे कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स बेसिक स्क्रिप्टिंग के बारे में कि पीएचपी की बेसिक स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम्स हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे उन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हमको चाहिए होंगे उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर हम लूप्स के प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप है या डू वाइल लूप है। वो सब प्रोग्राम के क्या क्या सिंटैक्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ लेकर पीएचपी के अंदर लूप के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की, यानी कि कंडीशंस हम कैसे प्रोग्राम के अंदर दे सकते हैं, जैसे कि इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचपी की स्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हैं, रनिंग पीएचपी स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होने का मतलब क्या है, ये सर्वर पे रन होगी। तो हमको एक वेब सर्वर की आवश्यकता है। ठीक है, एक वेब सर्वर चाहिए, दूसरा पीएचपी भी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक कंबाइंड टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है XAMPP, XAMPP। ठीक है, XAMPP क्या है? X मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, A का मतलब अपाचे, ये अपाचे एक वेब सर्वर है, ओपन सोर्स वेब सर्वर। M है MySQL, ये MySQL एक डेटाबेस सर्वर है। फर्स्ट वाला P इसका मतलब है PHP और सेकंड वाला P इसका मतलब है पर्ल। तो XAMPP के अंदर हमको वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, PHP और पर्ल ये सब ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, इट इज़ ए कंबाइंड टूल। ठीक है, ये कंबाइंड टूल है वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो हमको केवल XAMPP इंस्टॉल करना है और उसके बाद में हम अपने PHP के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं। तो अपाचे क्या है? अपाचे एक वेब सर्वर है, MySQL एक डेटाबेस सर्वर है, PHP सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और पर्ल एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब हमको ये वेब सर्वर क्यों चाहिए, अपाचे वेब सर्वर? तो अपाचे वेब सर्वर हमको PHP की स्क्रिप्ट रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि PHP सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हमको एक वेब सर्वर चाहिए। तो XAMPP क्या है? हमको फ्री और ओपन सोर्स पॉपुलर वेब सर्वर अपाचे प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हम इजीली अपनी PHP स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि XAMPP को इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो XAMPP को इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना होगा, apachefriends.org। इस वेबसाइट पे जाके और यहाँ से हमको एक XAMPP का इंस्टॉलर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर गूगल पे लिखते हैं XAMPP, तो सबसे पहले यही आता है। इसे एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट है apachefriends.org, यहाँ से हम XAMPP का इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड का लिंक। ओके, इसके अलावा हमारे पास विंडोज़ के लिए, लाइनक्स और OS X के लिए भी वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो जो वर्जन हमको चाहिए उस पर हम क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, वेब ब्राउज़र पे जाएं, अपाचे फ्रेंड्स वाली वेबसाइट पे जाके XAMPP का इंस्टॉलर डाउनलोड कर लें। उसके बाद में उस इंस्टॉलर को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते पर हमसे ये पूछेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको इंस्टॉल करना है, जैसे कि MySQL चाहिए, वेब सर्वर अपाचे चाहिए, PHP चाहिए, PHP MyAdmin चाहिए या नहीं, वो सब हम टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये कंपोनेंट चाहिए या नहीं। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए ज़्यादा अच्छा है कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उन्हीं को रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहते हैं MySQL, PHP, पर्ल, ये सब इंस्टॉल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछता है इंस्टॉलर कि रूट डायरेक्टरी पाथ कौन सा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सिस्टम ड्राइव जो होती है, C ड्राइव, उस पर ये इंस्टॉल होता है। तो उसके अंदर एक XAMPP नाम का फ़ोल्डर बनता है। यहाँ देखिए C के अंदर XAMPP, इस फोल्डर के अंदर हमारे बाय डिफ़ॉल्ट सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके C ड्राइव पे ज़्यादा जगह नहीं है तो आप इसको दूसरी ड्राइव पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और नहीं तो इसे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पार्ट C पर ही रहने देते हैं और क्लिक कर देते हैं। ओके, C ड्राइव क्योंकि सिस्टम ड्राइव है इसलिए इसको एक्सेस के लिए भी परमिशन देनी होती है। तो अगर मैसेज आता है कि आपको एक्सेस देना है या नहीं, तो अलाउ एक्सेस का बटन पे क्लिक करना होता है
और जैम्प इंस्टॉलर को हमको अलाउ करना होता है विंडोज़ फायरवॉल के लिए। ठीक है, एक बार इंस्टॉलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं तो जैम्प का इंस्टॉलर फिनिश हो जाता है। उसके बाद में हम अपाचे और MySQL की सर्विसेज को कंट्रोल पैनल पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जैम्प का कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर ये अपाचे की वेब सर्विस है। इसमें यहाँ पर अगर क्लिक करें स्टार्ट तो ये स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर अब लिखा रहा है स्टॉप, ये स्टॉप पर वापस क्लिक करेंगे तो ये सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ये पोर्ट नंबर हम चेक कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 80 और 443 इन दो पोर्ट्स पे ये सर्विस अभी चल रही है। यहाँ पर स्टेटस में देखिए स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग। ठीक है, अपाचे वेब सर्विस इज रनिंग। ओके, एक बार ये वेब सर्वर अगर रन हो जाता है उसके बाद में हम ये अपने PHP के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। ओके, अगर हमको चेक करना है कि PHP वर्किंग है या नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके और http/localhost ऐसा लिखते हैं तो हमारे पास जैम्प का होम पेज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लग जाता है कि हमारा जैम्प इंस्टॉलर सबसे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अपाचे वर्किंग है और PHP रनिंग है। ठीक है, और एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है htdocs। htdocs ये फ़ोल्डर जो है हमारी जो भी PHP की स्क्रिप्ट्स हैं वो सब यहाँ पर रखनी होती है। ठीक है, तो इस फोल्डर का पाथ हमें ध्यान रहना चाहिए क्योंकि जितने भी हम प्रोग्राम्स रन करेंगे PHP के तो वो सब इस फोल्डर के अंदर लाके स्टोर करेंगे और उसके बाद ही वो प्रोग्राम रन होंगे। ठीक है, तो अब PHP के प्रोग्राम को हमको स्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपाचे की वेब सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम PHP की कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर डेटाबेस भी चाहिए तो हमको MySQL का सर्वर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको कि हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बेसिक PHP स्क्रिप्टिंग की। ठीक है, तो एक्चुअली PHP के अंदर क्या होता है, HTML के टैग्स होते हैं, एक HTML फाइल होती है और उसके अंदर हम PHP का कोड लिखते हैं। तो PHP का कोड लिखने का सिंटैक्स क्या है, PHP का कोड लिखने का सिंटैक्स है ये ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और PHP। इससे हम PHP के अंदर मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा ये होता है, यहाँ से हमारी PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी और ये एंडिंग टैग है, यहाँ से हमारी PHP की स्क्रिप्ट जो है ख़त्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो के बीच में हम जो है अपना पूरा PHP का कोड लिखेंगे। बाकी सब HTML के टैग्स हैं तो हम HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह HTML और दूसरे टैग्स हम CSS के लिख सकते हैं। ठीक है, तो HTML फाइल स्टार्ट करते हैं यहाँ से डॉक टाइप HTML का मेन टैग लिखा है हमने, फिर एक बॉडी टैग लिखा है, बॉडी के अंदर हमने हेडिंग 1 लिखा है माय फर्स्ट PHP पेज। ओके, तो जैसा कि हमको पता है 6 हेडिंग टैग होते हैं H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है हेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर हमने H1 टैग काम में लिया है और उसके अंदर हमने हेडिंग लिखी है माय फर्स्ट PHP पेज। यहाँ पर हमने हेडिंग टैग को क्लोज किया है /H1। अब हम एक PHP स्क्रिप्ट लिखते हैं तो यहाँ से हम PHP के स्टार्टिंग टैग लिखा है, उसके बाद में हमने लिखा है इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इको से क्या होता है, जो भी हमने लिखा है स्ट्रिंग वो मॉनिटर पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे वेब ब्राउज़र पे तो वहाँ वेब ब्राउज़र पे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर PHP की स्क्रिप्ट हमने क्लोज करी है, ये बॉडी टैग क्लोज हो गया और ये HTML टैग क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक PHP की स्क्रिप्ट है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम HTML बॉडी H1 में हमने लिखा है माय फर्स्ट PHP पेज, ये PHP का कोड जिसमें हमने इको में लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रोग्राम लिखने के बाद में हम इसको सेव कर लेते हैं एज example1.php। ठीक है, अब सेव कहाँ करना है, इसको हमें सेव करना है माई कंप्यूटर, उसमें C ड्राइव के अंदर हमारा जैम्प नाम का जो फोल्डर है, जैम्प के अंदर htdocs। ठीक है, यहाँ पर example1.php ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है जैम्प के अंदर htdocs के अंदर हमारी फाइल होनी चाहिए। ओके, दूसरा स्टेप जो है वो है कि हमें जैम्प के अंदर जाके अपाचे वेब सर्विस को ऑन करना है। तो ये हमारा जैम्प का कंट्रोल पैनल और ये अपाचे की वेब सर्विस हमारी स्टार्ट हो रखी। देखिए अपाचे वेब सर्विस इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 443 एंड पोर्ट नंबर 80। तो हमारा अपाचे वेब सर्विस जो है वो चल रहा है, स्टार्ट है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हमें रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके
लिखना होगा लोकल होस्ट। तो ये हमारे पास में XAMPP का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा वेब सर्विस जो है अपाचे वेब सर्वर सही से चल रहा है, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारे प्रोग्राम का नाम था ex1.php, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है हेडिंग 1 माय फर्स्ट PHP पेज, और यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, आउटपुट के अंदर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स को PHP प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं XAMPP के थ्रू, ठीक है। अब हम वापस अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने अभी देखा था जिसके अंदर हमने एक छोटा सा PHP का कोड लिखा है जिसमें अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में, PHP वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते हैं, वही HTML बॉडी, यहाँ पर एक PHP के अंदर $x और $y दो वेरिएबल लेते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, जो PHP के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको हम डॉलर से इंडिकेट करते हैं, तो डॉलर साइन उनके पहले लगता है, ठीक है। जैसे कि x मुझे नाम का एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं उसको रेफर कैसे करूँगा, $x नाम से इनिशियलाइज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया $x और उसकी वैल्यू मैंने दी है 5। इसी तरह से एक और वेरिएबल मैंने बनाया $y और उसकी वैल्यू मैंने दी है 4, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसकी मान लो सम अगर प्रिंट करनी है तो मैं लिखूँगा इको $x प्लस $y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू जो है इनकी 4 + 5 आउटपुट में आ जाएगा, तो इको में आएगा 9, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे कि हम C और C++ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ता है इंटीजर x या फ्लोट y या डबल देस और ये और वो, इस तरह से हमें वेरिएबल की टाइप बतानी पड़ती है कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, फ्लोट होगा, डबल होगा, वो सब। PHP के अंदर क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं $x = 5। यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि x एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। PHP जो है ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर कर देगी बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या कॉल है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं एक बार। तो वही सेम प्रोसेस, प्रोग्राम को नोट किया और ex2 नाम से, ex2.php के नाम से इस प्रोग्राम को हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है। कहाँ सेव किया है, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर example2.php के नाम से, ठीक है। अब इसको हमें रन करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट ex2.php, ठीक है। देखिए यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है 9, जो कि है $x प्लस $y इनकी वैल्यू। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये सर्विस ऑन रहनी चाहिए, अपाचे वेब सर्वर ऑन रहना चाहिए, तभी ये आउटपुट आएगा। अच्छा, जैसे मान ली कि ये सर्विस हम स्टॉप कर देते हैं सपोज, ठीक है, स्टॉप कर दी। अब इस प्रोग्राम को मैं वापस में रन करता हूँ फिर से, या लोकल होस्ट को मैं एक बार रन करता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आता है, ठीक है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। और जैसे /ex2.php ऐसा भी लिख के देख लेते हैं, /ex2.php, ठीक है। देखिए साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है। मीन्स कुछ ना कुछ आपके पास में एरर मैसेज आएगी और ये सर्विस अगर बंद है तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। अब मैं वापस स्टार्ट कर देता हूँ इस सर्विस को। यस, सर्विस स्टार्ट हो गई, देखिए यहाँ से सर्विस स्टार्ट है, ये रहा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो हमारे को फिर से आउटपुट विजिबल होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी PHP की स्क्रिप्ट्स को इजीली रन कर सकते हैं XAMPP के थ्रू, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम देखते हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग्स और इंटीजर वैल्यूज़ दोनों लिए हैं। तो वेरिएबल जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिया है $txt1 = hello PHP, ओके। तो ये txt1 क्या है, एक वेरिएबल बन गया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर नहीं लिखा है कि वेरिएबल किस टाइप का है, लेकिन PHP इसको ऑटोमेटिकली एज ए स्ट्रिंग मान के चलती है।
इसी तरह से x और y जो है 4 और 5 ऑलरेडी हमने ले रखे हैं और ये इंटीजर टाइप के डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा है इको हेडिंग 2, ठीक है। यहाँ पर डॉट ऑपरेटर किसके लिए है? स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए। तो यहाँ हेडिंग 2, फिर टेक्स्ट 1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर लास्ट में वापस से h2 ये टैग ऐड हो जाएगा। तो जो पूरी स्ट्रिंग है वो हमारी क्या बनेगी? h2 हेलो PHP h2 क्लोज, ठीक है। तो ये HTML के टैग्स भी हम PHP के अंदर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। केवल हमको ये कॉन्केटिनेशन का, ये स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो तो सेम ही है जो कि हमने पिछले एग्जांपल में देखी थी, इको $x + $y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। अब इस एग्जांपल को हम रन करके देखते हैं। ओपन करते हैं एग्जांपल 3, ठीक है। यही एग्जांपल है हमारा h2 txt1 h2 क्लोज और इको x + y, ठीक है। इसको रन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम ex3.php। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 में आया है hello PHP, जो कि यहाँ पर .txt वेरिएबल से लिखा था, और यहाँ पर आया है 9, ठीक है, जो कि x और y का हमारा एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं कॉन्स्टेंट्स कैसे हम PHP के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए PHP, यहाँ पर मैं वो HTML के टैग को अभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ओमिट कर रहा हूँ, प्रोग्राम में हम वो टैग भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन एक फंक्शन है PHP के अंदर जो कि कॉन्स्टेंट्स को डिफ़ाइन करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिफ़ाइन ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग नाम का एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, एक कांस्टेंट बना रहा हूँ, और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है वेलकम टू PHP, ठीक है। तो अब जब भी मैं ये वेरिएबल की प्रिंट करूँगा, इस कांस्टेंट को प्रिंट करूँगा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? वेलकम टू PHP, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल 4, ठीक है। यहाँ पर हम ये टैग ऐड कर लेते हैं HTML और बॉडी के, और लास्ट में HTML क्लोज बॉडी क्लोज, हो गया। अब इसको हम रन करते हैं ex4.php के नाम से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ex4.php, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी वेलकम टू PHP। हमने क्या लिखा था? इको ग्रीटिंग्स, ये कांस्टेंट हमने लिखा था, और इसकी वैल्यू हमको प्रिंट होकर मिल गई वेलकम टू PHP, ठीक है।